पेशावर धमाका रेस्क्यू 1122 के अहलकार सुयाउल्लाह जो मुसलसल 16 घंटे जाने बचाने मैं मगन रहे। मेरी टांग काट दे लेकिन मुझे बाहर निकाली। पेशावर की पुलिस लाइन की मस्जिद में एक जख्मी शख्स की ये फरियाद सुनकर रेस्क्यू एहलकारों ने डॉक्टरों की राय हासिल की और तमाम तर मुमकिना इकदामात उठाकर बिलाखिर इस जख्मी शख्स की टांग काट दी। मस्जिद की छत धमाके के बाद लगभग जमीन के साथ मिल गई थी। कुछ मकामात पर 2 से 3 फुट की जगह थी जहां ड्रिल के जरिए सुराख करके नीचे उतरा तो उधर जख्मी करा रहे थे लाशें पड़ी थीं और कुछ ऐसे जख्मी थे जिनके बाजू और टांगे छत के मलबे के नीचे दब गई थी। पेशावर पुलिस लाइन में वाक़ मस्जिद में इमदादी कारकुन कोई 26 से 28 घंटे तक इमदादी काम जारी रखे हुए थे। इनमें रेस्क्यू 1122 के सुयाउल्लाह कोई 16 घंटों तक मुसलसल वहां मौजूद जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के अलावा लाशों को निकालने में मसरूफ रहे। सुयाउल्लाह ने BBC को बताया कि वो एक मुश्किल वक्त था और इस वक्त उन्हें और कुछ भी याद नहीं था, न वालिदैन, न बीवी बच्चे और न ही कोई और। इस वक्त वहां जख्मियों को बचाना उनका बुनियादी मकसद था। अंधेरे में लाशें और जख्मी। धमाके के बाद जो इमदादी कारकुन पहुंचे तो पहले तो जो सामने जख्मी और लाशें नजर आ रही थीं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया और जिन जख्मियों को वहीं तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी उन्हें इमदाद फराहम की गई। सुयाउल्लाह ने बताया कि हमें बताया गया कि छत के नीचे भी लोग हैं क्योंकि धमाके के बाद मस्जिद की छत नीचे गिर गई थी और मस्जिद में इस वक्त बड़ी तादाद में नमाजी मौजूद थे। इस दौरान फैसला हुआ कि मशीनों के जरिए से इसमें सुराख करके नीचे उतरना पड़ेगा और वहां मौजूद इमदादी कारकुनों ने इतनी जगह बनाई कि एक आदमी उतर सकता था। उनके मुताबिक मैं जब नीचे उतरा तो वहां अंधेरा था। हमने वहां रोशनी के लिए इकदामात किए तो वहां जख्मी थे और लाशें पड़ी थीं। मेरे साथ कुछ और साथी भी थे और हमने शुरू में जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करना शुरू कर दी। टांग काटे या नहीं, एक शख्स की टांग छत के नीचे आ गई थी। हमने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह ड्रिल मशीन के जरिए छत के इस कंक्रीट से बने हिस्से को तोड़ा जाए, काट लिया जाए। सुयाउल्लाह ने बताया कि हमें सिर्फ 3 फुट की जगह मुयस्सर थी जिसमें हमने काम करना था। वो जख्मी शख्स वहां करा रहा था और कह रहा था कि मुझे बाहर निकालो। हम उन्हें तसल्लियां देते रहे। कंक्रीट से बनी इस छत को तोड़ने या काटने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी क्योंकि हमें ड्रिल मशीन पर दबाव डालने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हम लेटकर घुटनों के बिल झककर बैठ जाते और इसे काटने की कोशिश कर रहे थे। जब हमें ये यकीन हो गया कि ये काटना मुश्किल है तो हमने डॉक्टरों को बुलाया। वो भी नीचे आए। उन्होंने जख्मी का मुआयना किया और ये फैसला हुआ कि टांग काटनी होगी, कोई और रास्ता नहीं। इसके बाद इस जख्मी से पूछा तो उनका कहना था कि आप टांग काट दे लेकिन मुझे बाहर निकालें। इसके बाद उनकी टांग काट दी गई थी। सुयाउल्लाह ने बताया कि इस जख्मी के साथ एक बुजुर्ग भी थे जिनकी टांग भी इस बीम के नीचे आ गई थी, लेकिन वो सिर्फ एक किनारे पर थे जबकि जख्मी बिल्कुल बीम के दरमियान में थे और इस बीम को उठाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। लेकिन फिर इन्हें बीम का एक किनारा काट कर निकाल लिया गया। इमदादी कारकुन वहां क्या करते रहे? जब बड़ी तादाद में जख्मी और लाशें छत के नीचे पड़ी थीं और वहां ज्यादा लोग आतर भी नहीं सकते थे तो इस वक्त कोशिश ये कर रहे थे कि इन जख्मियों का हौसला बढ़ाना जरूरी है क्योंकि ये खदशा था कि जख्मी हौसला न हार जाएं। उन कारकुनों ने बताया कि जैसे जैसे जख्मियों को कहीं ड्रिप और इंजेक्शन लगाए जा रहे थे इस वक्त कुछ कारकुनों को इन जख्मियों के साथ बिठा देते ताकि उनसे बातचीत करें और उन्हें तसल्ली दे सकें। सुयाउल्लाह ने बताया कि इमदादी कारकुन जख्मियों के साथ उनके घरों और उनके बच्चों के बारे में आम बातचीत करते रहे ताकि उनका हौसला बढ़े। उन्होंने बताया कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन धमाके के फौरी बाद शुरू कर दिया गया था क्योंकि इन्हें लगभग 1:15 बजे इत्तला मिली थी और हम फौरी तौर पर वहां पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने आखिरी जख्मी को सुबह 4 बजे जिंदा निकाल लिया था। जख्मियों का कैसे पता चला? इस मस्जिद का जो हिस्सा मुनहदिम हुआ है वो बड़ा हाल है और इसमें एक लंबी बीम डाली गई है लेकिन इसमें कहीं कोई सुतून नहीं था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक
इस धमाके से छत गिरी है, जिससे ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। धमाके के बाद जब सहाफियों को इस मकाम पर जाने की इजाजत दी गई तो वहां मलबा पड़ा था और इसमें जो छत का स्ट्रक्चर था वो सरिये और सीमेंट से बना हुआ था। वहां मौके पर मौजूद लोगों ने इस छत के गिरने पर भी सवाल उठाए, लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि ये इमारत 50 साल पुरानी है और ये कि इसमें धमाके से जो शॉक वेव्स या लहरें निकली हैं, इससे इमारत धड़ाम से नीचे गिर गई है। बुनियादी तौर पर इस मस्जिद के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा पुरानी तामीर है, जबकि सना 2017 में इस मस्जिद को तौसी देकर दूसरा हिस्सा तामीर किया गया और ये मस्जिद लंबाई में है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुअज्जम जां अंसारी के मुताबिक इस मस्जिद के पहले हिस्से में खिड़कियां नहीं हैं और न ही कोई दरवाज़ा था, जिस वजह से जब धमाका हुआ तो इस निकलने वाली शदीद लहरों से छत गिर गई। सोहला ने बताया कि उसकी बीम इतनी भारी थी उसे मशीनों से उठाना भी मुश्किल था और वो ड्रिल से भी नहीं तोड़ी जा सकती थी। ये भी पढ़िए। पेशावर मस्जिद हमले पर शिद्दत पसंद तंजीमों में इख्तिलाफ, TTP का जिम्मेदारी कबूल करने पर इब्हाम किया नई हिकमत अमली है। पेशावर हमला खुदकुश बमबार पुलिस लाइन में दाखिल कैसे हुआ? तफ्तीशकारों को दरपेश बड़ा सवाल। मैं अपनी माँ का बहुत लाडला हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी माँ का क्या होगा? कांस्टेबल का दम तोड़ने से कब्ल सवाल। इमदादी कारकुन की वालिदा और अहलिया परेशान। इस धमाके के बाद पूरे शहर में खौफ था। सोया अल्लाह की आमतौर पर ड्यूटी 2 बजे शुरू होती है, लेकिन वो अक्सर वक्त से पहले दफ्तर पहुंच जाते हैं। वो तालीम याफ्ता हैं और हाल ही में उनकी तरक्की भी हुई है, लेकिन अब भी वो मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहे हैं। सोहला ने बताया कि उन्हें जब धमाके की इत्तला मिली तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन दफ्तर में ही छोड़ दिया था ताकि फ़ोन अटेंड करने से कहीं काम में खलल ना आए। उन्होंने बताया कि वो एक दिन दोपहर से दूसरी सुबह 6 बजे तक तो मुसलसल काम करते रहे, लेकिन उन्हें फ़ोन का ख्याल नहीं आया क्योंकि इस वक्त उनकी तवज्जो इन ज़ख्मियों की जान बचाना था। मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि एक इंसान को मेरी मदद की ज़रूरत हो, वो मुझे आवाज़ें दे रहा हो और मैं उसकी मदद को ना जाऊँ। यहाँ तो रेस्क्यू कारकुनान के अलावा भी लोग मदद को पहुँच जाते हैं। सोहला ने मज़ीद बताया कि सुबह 8 बजे जब उन्होंने ऑफिस जाकर फ़ोन देखा तो बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई थी। मैंने घर फ़ोन किया तो वालिदा ने सख्त गुस्सा किया कि हम सारी रात परेशान रहे हैं और तुमने फ़ोन भी अटेंड नहीं किया, तो वालिदा और अहलिया को कहा कि इस वक्त इन ज़ख्मियों को मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैं वहाँ मसरूफ़ था। सोया अल्लाह के 5 बच्चे हैं और वो पेशावर के मुज़ाफ़ात में रहते हैं।